एशियन कैंडल। मेरा नाम है अंजलि शर्मा और आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो होगा डा के ऊपर। डा में हम यूनिट 4 कवर करेंगे जिसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बारे में हम जानेंगे। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग के आज इस टॉपिक में हम कुछ ही टॉपिक कवर करेंगे, बाकी के जो टॉपिक है वो हमने आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो जो ओवरऑल हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग में वो होगा इंट्रोडक्शन। देन हम समझेंगे कि व्हाट इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग। यूट्यूब पे जब आप ये सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे चैनल मिल जाएंगे जो कि आपको किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल से डायनेमिक प्रोग्रामिंग समझाने की कोशिश करेंगे, पर वो थ्योरी आपको नहीं बताएंगे। पर हम जानते हैं कि थ्योरी भी इक्वली इम्पोर्टेंस रखती है जितना कि आपका कोडिंग इम्पोर्टेंस रखता है। देन हम जानेंगे कि हाउ डायनेमिक प्रोग्रामिंग वर्क्स। जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग है ये वर्क कैसे करती है। और लास्ट में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग, जिसमें हम जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास होंगी उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी साथ साथ समझते हुए चलेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग होता क्या है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बताएं तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच जो है ये बिल्कुल डिवाइडिंग मेथड की तरह ही यूज होता है। जैसे हमारे पास एक अप्रोच होता है डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच, वैसे ही हमारे पास डायनेमिक प्रोग्रामिंग होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास प्रॉब्लम दी होती है उसको छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और उसके बाद उनका ऑप्टिमल सॉल्यूशन लेते हैं। बट अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस बहुत ही सिंपल सा होगा जो कि बहुत ही कम लोग आपको बताते हैं। और वो छोटा सा डिफरेंस है ये कि आपके डिवाइड और कॉन्कर मेथड में आपका ओवरलैपिंग नहीं होता सब प्रॉब्लम्स के बीच। जैसे कि अगर आपको कोई भी मेथड दिया हुआ है, अगर आपको कोई भी एरे दिया हुआ है मान लीजिए, और इसमें आपके पास आते हैं 1, 2, 3 और 4। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो आप इसके दो बनाएंगे सब एरे। लेकिन आपको पता होगा कि जो दो सब एरे होंगे आपके पास, इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो कि सेम हो रहा होगा या फिर जो रिपीट कर रहा होगा अपने आप को। तो ये होता है आपका डिवाइड एंड कॉन्कोर। पर हमारे डायनामिक प्रोग्रामिंग बिल्कुल ही अलग अप्रोच है आपके डिवाइड एंड कॉन्कोर अप्रोच से, क्योंकि यहाँ पे आपके जो सब प्रॉब्लम्स होंगी वो क्या करेंगी, रिपीट भी करेंगी। अब इसका क्या मतलब है ये हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे हमें समझ आता जाएगा। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज एन अप्रोच टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय डिवाइडिंग द मेन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स। यानी कि जो भी आपकी एक मेन प्रॉब्लम दी होगी उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और बाद में वो जो छोटे छोटे पार्ट्स आपके हुए हैं, सब प्रॉब्लम्स आपके पास आई हैं, उनको आप सॉल्व करेंगे और उनका जो भी रिजल्ट होगा उसको अपने पास स्टोर करके रखेंगे। और बाद में ये जो स्टोर आपने किया है रिजल्ट, ये कैसे आपका आगे आने वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा वो हम इसके वर्क में देखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही अच्छा सा या एक बहुत ही फायदेमंद पॉइंट अगर मैं बताऊं तो वो ये है कि जहाँ पे भी किसी भी अप्रोच में आपका रिकर्सिव फंक्शन यूज होता है, वहां पे आपको क्या चाहिए होता है, उस रिकर्सिव फंक्शन को या रिकर्सिव एल्गोरिदम को इटरेट करने में, परफॉर्म करने में आपको बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि आप सेम मेथड को बार बार अप्लाई कर रहे होते हैं, बार बार उसी कोड को, पीस ऑफ कोड जो आपके पास है, बार बार आप उसी को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, आपका टाइम बहुत लग जाता है। तो यहाँ पे जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग है ये आपके रिकर्सिव एल्गोरिदम में जो भी टाइम लगता है एक्स्ट्रा सेम चीजों को परफॉर्म करने के लिए, उसको भी रिड्यूस कर देती है। ठीक है। तो ये हमारा डायनामिक प्रोग्रामिंग का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। आई होप आपको समझ आया हो। अगर नहीं भी आया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमको समझ आता जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग। इसको थोड़ा और डीप में समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम समझेंगे एक छोटे से एग्जाम्पल से। जैसे कि थ्योरी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी, अब अगर थ्योरी से काफी सारी चीजें हैं जो हमें समझ नहीं आती हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेने वाले हैं जो कि सभी ने लाइफ में देखा ही देखा होगा। अगर आप इस लेवल पे आए हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप फैक्टोरियल वर्ड को ना जानते हो।
तो हम फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई भी अगर आप इसको देखें कि कैसे डिनोट करते हैं तो वो आपको यहाँ पे याद दिला दिया जाता है। इसका सिंबल होता है ये वाला फैक्टोरियल वाला, इसे आप कहते हैं फैक्टोरियल। अब मान लीजिए आपके पास कोई भी फैक्टोरियल के लिए प्रॉब्लम आती है n, आपको n फैक्टोरियल निकालना है। तो आप n फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं? छोटी सी प्रॉब्लम से लेके चलते हैं। मान लीजिए आपको 4 का फैक्टोरियल निकालने के लिए दिया हुआ है कि 4 का फैक्टोरियल निकालिए। तो हम 4 का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं? इसको 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही करते हैं। आप चाहे तो इसे ऐसे भी ला सकते हैं या चाहे तो आप इसको ऐसे भी ला सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको कर रहे हैं। लास्ट में हमें ये पता होता है कि जो भी हमारा टर्म दिया हुआ है हम आके उसी पे ही रुक जाते हैं। अब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो मैंने यहाँ से स्टार्ट करके इसको 1 पे लाके रोक दिया। अब अगर आप इस वे में चलते हैं तब आप ऐसे अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इस वे में जा रहे हैं तब आप ऐसे फॉलो कर सकते हैं। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू n-1 इंटू एन। एन क्या है? लास्ट टर्म। जो भी आपको फैक्टोरियल निकालना है वो आपका लास्ट टर्म है एन। अब मान लीजिए आपको इस फैक्टोरियल को, ये जो प्रॉब्लम आपको दी हुई है, इसको आपको कंप्यूट करना है। ठीक है, आपको 1 से लेके एन तक के फैक्टोरियल्स निकालने हैं नंबर्स के। तब आप वहाँ पे क्या करेंगे? आप एक लूप लगाएंगे। ठीक है, सिंपली हम एक लूप ही लगाएंगे। तो वहाँ पे क्या करना होगा? आपको 1 से लेके एन तक इटरेट करना होगा अपने कोड को। और वो कोड कब तक चलेगा? जब तक कि आपका जो भी आपने कंडीशन दी है वो सेटिस्फाई नहीं कर जाती। ठीक है, वो आप तब तक कोड को चलाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा? जब आप उस कोड को इटरेट कर रहे हैं, जो भी आपने लूप लगाया है, जब आप उसी को बार बार रिपीट कर रहे हैं तो वहां पे आपका ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो क्या हो जाती है? बिग ओ एन स्क्वायर। और हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी कितना बड़ा रोल प्ले करती है हमारे कोडिंग में। तो यहाँ पे अगर आप देखें बिग ओ एन स्क्वायर, ये एक बहुत ही हाई और बहुत ही एक्सपेंसिव वैल्यू है। ठीक है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? हम ऐसा क्या करें कि हमारी ये जो कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ एन स्क्वायर आ रही है इसको हम कम कर सकें? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। इसी मेथड को थोड़ा और सिंपल से समझने की कोशिश करते हैं। अब हम जानते हैं कि हमारा मेन जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉम्प्लेक्सिटी को डिक्रीज करना। तो डिक्रीज हम कैसे कर सकते हैं? डिक्रीज हम कर सकते हैं अगर हमने जो लूप में जो भी अपने फंक्शंस लगाए हैं, जो भी कोड को हम फॉलो कर रहे हैं, अगर हम उसको इटरेशन जो हो रही है उसकी बार बार, अगर हम उसको कम कर दें तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। राइट? तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम कैसे करेंगे? हम ये देखेंगे कि हमारे कोड में ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि कॉमन है। अब हम जानते हैं हमारे n फैक्टोरियल निकालने के लिए या फिर n-1 फैक्टोरियल निकालने के लिए कॉमन क्या आता है। अगर आप n-1 का फैक्टोरियल निकालते हैं तब आपका ये फैक्टोरियल निकल के आएगा, नो डाउट। अगर आप n का फैक्टोरियल निकालते हैं तब आपका ये फैक्टोरियल निकल के आता है। अब आप देखिए, अगर आपने एक बार n-1 का फैक्टोरियल निकाल लिया और इसका रिजल्ट आपके पास आ गया, ठीक है, और आपने उसको मेमोरी में कहीं स्टोर कर लिया, और जब आप आपके पास फिर से क्या हुआ? कंडीशन आपने चेक करी, कंडीशन ट्रू है तो वो फिर से आपके लूप में आ जाएगा। अब लूप में आपको निकालना है n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप रिकर्जन का यूज कर रहे हैं तो आपको सारे टर्म्स को दोबारा से मल्टीप्लाई करते हुए चलना पड़ेगा। यही होता है रिकर्जन में। लेकिन डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या करती है? ये चेक करती है कि क्या ऐसी कोई सब प्रॉब्लम है जिसको आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो। तो हम देखेंगे हाँ, हमारे पास n-1 का फैक्टोरियल हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो उसका रिजल्ट कहाँ है? हम चेक करते हैं। ये रहा हमारा उसका रिजल्ट। जब हमने n-1 के फैक्टोरियल को सॉल्व किया था तो हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आया था। तो अब हम सिंपल क्या करेंगे? जो भी हमारा n-1 का रिजल्ट आया था उसको हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उस टर्म से जिसका फैक्टोरियल आपको निकालने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, अब फिर से वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया मुझे 4 का फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, और अगर मेरे पास n-1 का फैक्टोरियल है यानी कि 3 का फैक्टोरियल मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं क्या करूंगी? मैं सिंपल करूंगी कि 3 का जो मेरे पास आंसर आया है, जो कि क्या आया निकल के? मेरे पास 6 आया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूंगी? अब मेरे पास n-1 का फैक्टोरियल आ चुका है। तो जब मैं इस टर्म को देखूंगी तो मुझे पता है कि 4 फैक्टोरियल को हम कैसे सॉल्व करते हैं? 4 इंटू 3 फैक्टोरियल।
तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या कर सकती हूँ, 4 × 3 फैक्टोरियल को दोबारा से मैं कंप्यूट करने की बजाय डायरेक्ट इसका जो रिजल्ट है उसको यहाँ पे लिख दूंगी। ठीक है। और अब मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो हमारा 3 फैक्टोरियल है ये दोबारा से कंप्यूट होता तो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डायरेक्ट एक बार इसको कंप्यूट किया, पूरा इसका रिजल्ट निकाला और उसको कहीं पे स्टोर कर दिया। अब जब मैंने देखा कि सेम प्रॉब्लम मेरे पास दोबारा से आई है, तो मैंने उसे दोबारा से कंप्यूट करने की बजाय क्या किया, जो पहले इसका आंसर आया था उसी को यूज कर लिया, ताकि दोबारा कंप्यूट करने में जो भी मेरा एक्स्ट्रा टाइम जा रहा है उसको मैं रिड्यूस कर सकूं। और यही हमने अपने इंट्रोडक्शन में भी देखा था कि डायनामिक प्रोग्रामिंग का सबसे अच्छा पॉइंट क्या है कि ये जो भी आपका टाइम लगता है रिकर्जन में, एक्स्ट्रा टाइम लगता है, उसको रिड्यूस कर देती है। और वो कैसे करती है वो हमने यहाँ पे देख भी लिया। ठीक है। तो अब अगर हम डायनामिक प्रोग्रामिंग पे आए वापस, तो यही है डायनामिक प्रोग्रामिंग। ये नोट्स आपको दिए हुए हैं, आप इसको लिख भी सकते हैं, जो आप अपने एग्जाम के लिए नोट्स बना सकते हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो जो आपको हमने बताया वही डायनामिक प्रोग्रामिंग है। ये क्या करती है, वी कंबाइन द प्रीवियसली कंप्यूटेड सॉल्यूशन टू गेट अ फाइनल आंसर। फाइनल आंसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पहले के टर्म्स उस फाइनल एग्जाम सॉल्यूशन को निकालने में जो भी टर्म्स मेरे बीच बीच में यूज हुए हैं, उन सबका रिजल्ट में एक जगह स्टोर करती रहती हूँ। और फिर बाद में देखती हूँ कि क्या दोबारा से ये प्रॉब्लम रिपीट हो रही है। अगर यस, तो मैं उसको दोबारा कंप्यूट क्यों करूंगी, मैं डायरेक्टली उसका आंसर यहाँ पे लाके डाल दूंगी। ठीक है। तो यही होती है आपकी डायनेमिक प्रोग्रामिंग। यहाँ पे बाकी के सारे नोट्स हैं, जो आपको समझाया गया है वही सब यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है, आप बहुत ही इजीली इनको बना सकते हैं। अगर कोई भी बीच में प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, वहाँ पे आपको बिल्कुल कोशिश की जाएगी जितना जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई किया जा सके। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।